मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता। 1 घंटा भी किताब खोलकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से बाहर निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई दोस्त मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, तो कभी फाटक पर वार, उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में प्रवेश करते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता और मेरे पास इसका जवाब केवल मौन था। पता नहीं मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन मुझे अपना अपराध स्वीकार करवा देता और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोश से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गहरा नत्थु गहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान होते। इसमें आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर यह विधा कहीं आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं, तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों देखते हो। अगर नहीं देखते, जो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। रोज कितने खेल तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज के रोज क्रिकेट और वॉलीबॉल के मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहा हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-3 साल तक पढ़ा रहता हूं। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो यूं ही 2-3 साल लगते हैं, तुम उसी दर्जे में पढ़े जिंदगी भर सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें यूं ही अपनी जिंदगी गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई कर रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लेकिन लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता कि क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाते थे। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि अब खूब जी लगाकर पढ़ाई करूंगा और चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना कोई नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से घर वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, फिर आधा घंटा हॉस्टल के बाहर टहलना। 6:30 से 7 तक अनुवाद, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अंग्रेजी कंपोजिशन और 9 से 10 तक हिंदी और फिर 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो ठंडे ठंडे झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी की वो दावघात, वॉलीबॉल की वो फुर्ती और तेजी मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और मैं वहां जाकर सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती।
फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता।